हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। प्रेगनेंसी में मेडिसिन्स का क्या रोल होता है और मेडिसिन्स स्किप करने से या मेडिसिन्स ना खाने से किसी भी वजह से अगर आप मेडिसिन्स छोड़ते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती हैं। मैंने खुद इसके चलते एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उठाई है और इसके बारे में हम बात करेंगे ज़रूर आज। लेकिन बात करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड, आईवीएफ से रिलेटेड और प्रेगनेंसी से रिलेटेड अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस देती हूँ। क्योंकि मैं रिसेंटली मदर बनी हूँ और मैंने अब जो जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनके बारे में मुझे पता है। और मेरी प्रेगनेंसी में, चाहे मैंने जब पहले नेचुरल प्रेगनेंसी करी थी तब भी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाई हैं। उन परेशानियों से मैं कैसे बाहर आई हूँ इस बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी बताती रहूँगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही बात करेंगे आज कि प्रेगनेंसी में मेडिसिन्स का क्या रोल होता है। इस टाइम हम ये बात नहीं करेंगे कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी में क्या रोल होता है या नेचुरल कंसीविंग जब आप करते हो उसमें क्या रोल होता है। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में मेडिसिन्स क्यों ज़रूरी होती है, क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए, मैं खुद एक आईवीएफ सर्वाइवर हूँ, आपको पता है। इस बार क्या हुआ, इस बार क्योंकि पिछली बार मैंने अपना बेबी लॉस कर लिया था, इसके चलते इशू हो गए थे मुझे बीपी का। तो मैंने क्या किया था कि मैं मेडिसिन्स खाती थी, लेकिन मैंने जो मुझे मेरी डॉक्टर थी, वो लड़की सी डॉक्टर थी उस टाइम। तो उन्होंने, मतलब उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे लगता है नहीं था, या कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। मेरा बीपी 180 160 इस तरह से जाता था और उन्होंने सिर्फ मेरी क्या करी, डोजेस बढ़ाती रही हूँ ना। और डोजेस बढ़ाने से क्या हुआ कि मेरे बच्चे की धड़कन रुक गई और 7 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ तो बेबी बस ख़त्म हो गया। इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको कुछ भी इशू है किसी भी तरह का, तो उसको अगर कोई एक डॉक्टर से आपका केस संभल नहीं रहा है तो उस डॉक्टर को भी चाहिए कि वो आपको रेफ़र कर दे, और आपको ख़ुद भी चाहिए कि आप कम से कम 2 डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें अगर आपके बीपी में सुधार नहीं आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है उसमें सुधार नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। मेरा बीपी स्टार्टिंग में जब 5.5 महीने तक मुझे कोई भी इशू नहीं था, अचानक से मेरा बीपी बढ़ने लगा था। नेचुरल मैंने कंसीव करा था और इसी के चलते हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई 7वें महीने के एंड में कि हमारे पास बेबी नहीं रहा, बेबी बॉय था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको ये बताया है कि आपको क्या करना है। जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको 1 या 2 डॉक्टर, 2 या 3 डॉक्टर से कंसल्ट करके चलें, अपना बैकअप बना के चलें, ताकि अगर एक डॉक्टर को समझ में ना आए आपकी प्रॉब्लम तो आप शिफ्ट कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे डॉक्टर चूज़ कर लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, और ऐसा ही मेरे साथ पिछली बार के केस में हुआ था। मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि अब उनका हॉस्पिटल अच्छे से चल रहा है, लेकिन वो टीस जो दिल में रह गई वो तो रह ही गई है। इस और इस बार इतनी सिर्फ़ ये मेडिसिन्स जो ढंग से मुझे नहीं मिल पाई, और जो इस बार सारे मेरे साथ प्रोसीजर हुआ है आईवीएफ के केस में, उसके बाद भी यही इशू रहा बीपी का। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार एक तो मैंने मेडिसिन्स बिल्कुल टाइम पर ली हैं, और जो मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर संस्कृति प्रिया, यहाँ हमारे यहाँ बहुत फेमस डॉक्टर हैं वो। तो उन्होंने इतने अच्छे से मेरा केस हैंडल करा। उन्होंने मुझे जो जो बताया मैंने उन्हें फॉलो किया हर तरीके से, बिल्कुल टाइम टू टाइम मेडिसिन्स ली हैं और उसका रिज़ल्ट आज आपके सामने है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि इशू मुझे इस बार भी बीपी का हो गया था, तो इसलिए ही ये जो मेडिसिन्स होती हैं टाइम पे लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं। पिछली बार मैं क्या गलती करती थी, जैसे मुझे वॉमिटिंग होती थी, तो वॉमिटिंग का भी मैं ज़्यादा अपने डॉक्टर को नहीं बताती थी कि मुझे वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, कुछ भी मेरे से नहीं खाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड मुझे बार-बार कहते थे कि ये आप ये बताओ, ये बताओ, ये डॉक्टर से कंसल्ट करो। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा लेज़ी, मतलब ऐसा लगता है इंसान को कि जब प्रेग्नेंट हो गए तो बच्चा हाथ में आ ही जाएगा। तो मैं इस तरह की हरकतें करती थी जो कि मुझे करनी नहीं चाहिए थी। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट होती थी, बहुत ज़्यादा दिल घबराता था, मेरे से कुछ भी नहीं खाया जाता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पानी तक नहीं पीती थी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से उस टाइम तक सब कुछ ठीक था। उस टाइम कोई दिक्कत मुझे नहीं आई।
फिर 5.5 महीने तक भी ऐसे ही चलता रहा कि खाती-पीती कमी थी लेकिन सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन अचानक से जब मेरा बीपी इंक्रीज़ होने लगा, अचानक से बढ़ने लगा, तो उसके बाद मुझे ये दिक्कत परेशानी आई कि बच्चे की ग्रोथ होनी बंद हो गई। बच्चे तक ब्लड सप्लाई बंद हो गई। धीरे, धीरे, धीरे करके बेचारा बच्चा तड़पता रहा होगा अंदर। बहुत ज़्यादा दुःख होता है इस बात को सोच के कि कितनी परेशानी उसने उठाई होगी। और एक टाइम ऐसा आया जब हमें पता चला कि वो हमारे बीच नहीं रहा। तो मेडिसिन की लापरवाही थी बहुत ज़्यादा। तो आप लोग ये लापरवाही किसी भी केस में ना करें। देखो, जो भी आपको प्रॉब्लम है, छोटी से लेके बड़ी तक, सारी अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करनी है। वो आपको बताएँगे और जिस तरह से वो आपको मेडिसिन कहते हैं उसी टाइम पर आपको लेनी चाहिए। होता क्या था इस बार भी, देखिए उन्होंने जो मेरी डॉक्टर थी, आईवीएफ जो मैंने करवाया था वो देहरादून से करवाया था, और 4.5 महीने के बाद मैं अपनी लोकल डॉक्टर पे शिफ्ट हो गई थी, जो हमारे यहाँ विकास नगर में बहुत अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर संस्कृति प्रिया। तो उन्होंने मेरे केस को जैसे ही देखा, और जो मैंने जहाँ से आईवीएफ करवाया था उन्होंने भी, जो मैम थी वहाँ पे डॉक्टर सोनालिका, उन्होंने भी मेरे केस को देखते ही बोला था कि क्योंकि आपको एक बार बीपी का इशू हो चुका है, तो इस बार भी आपका बीपी के हाई चांसेस हैं कि अगर ऐसा हो रहा है कि पिछली प्रेगनेंसी में हमें कुछ भी कोई भी इशू रहा हो, तो इस बार वो वाले, जब हम दोबारा भी कंसीव करते हैं तो वो वाले इशू होने की मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसी के चलते उन्होंने मुझे शुरू से ही बता दिया था। शुरू से ही जब मैंने कंसीव भी नहीं करा था, उन्होंने मेरी मेडिसिन चला दी थी बीपी की, और उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिए हैं बहुत ज़्यादा पेट में। डेली इंजेक्शन लगता था पेट में। तो इस तरह करके हमने इस बार अपने बेबी को बचाया है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब ऐसा आपके पास कोई चीज़ आने वाली होती है और चली जाती है। इस बार भी इशू हो गया था क्योंकि मुझे बीपी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता था। तो 4.5 महीने के बाद हमें पता चला है कि जो मेरी मेरा प्लेसेंटा है वो सिकुड़ना शुरू हो गया है। तो क्योंकि मैं मेडिसिन की आपको इम्पोर्टेंस बता रही हूँ यहाँ पे ना, इस वजह से मैं आपको ये डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो मेडिसिन लेने की वजह से क्या हुआ ना, और इंजेक्शंस प्रॉपर टाइम पे लेने की वजह से ये हुआ कि जो पिछली बार इशू हुआ था कि प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा था, और वो बात तक हुआ ही नहीं, इस तरह से बच्चा ख़राब हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि सेम केस था, लेकिन मेडिसिन टाइम पे ली है और इंजेक्शंस टाइम पे लिए हैं, बिल्कुल प्रॉपर डाइट ली है, तो इस बार ये परेशानी नहीं आई। प्लेसेंटा ने इस बार भी काम करना कम कर दिया था, लेकिन इंजेक्शंस के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू क्या हुआ कि बच्चे तक ब्लड सप्लाई पहुंचती रही, और लास्ट तक जब 9 मंथ स्टार्ट हुआ तो मैम ने क्या करा, सी सेक्शन से बेबी को ऑपरेट कर दिया, और बच्चा सही सलामत हमारी गोद में आ गया। लेकिन देखो, एक चीज़ और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब हम मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते हैं, या जो इंजेक्शंस डॉक्टर ने बताए हैं वो टाइम पर नहीं लेते हैं। एक तो आपको ना स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्कैन जिस टाइम पे अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, बिल्कुल भी माइंड में ये नहीं लाना है कि इतनी एक्सपेंस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। भाई, जब प्रेगनेंसी होती है या आईवीएफ आप करवाते हो तो एक्सपेंस तो आपके होंगे ही। परेशानी तो सभी के साथ चल रही है, लेकिन जब ऊपर वाला एक भी दे देता है तो इंसान थोड़ा सा निश्चिंत हो जाता है। तो आपको अल्ट्रासाउंड टाइम पे करवाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई कितने एक्सपेंस जा रहे हैं। जितने भी अल्ट्रासाउंड लिख रहे हैं, मुझे लास्ट टाइम पे मुझे याद है कि जब से 4.5 महीने हुए थे इस बार, तो मुझे लगभग हर महीने में 2-2 अल्ट्रासाउंड होते थे। चेक करने के लिए मुझे ऑब्जर्वेशन पे भी रखा गया, कि ताकि पता चलता रहे कि क्या अंदर की कंडीशन चल रही है। तो मैंने बिल्कुल भी ना, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल इस बात पे मुंह बनाया, क्योंकि हम एक बेबी लॉस कर चुके थे अपना। तो इस बार हमने किसी भी तरह की गलती नहीं करी, और आपको भी नहीं करनी है। अगर मैं बता रही हूँ आपको कि आपको हर अल्ट्रासाउंड टाइम पे करवाना है। जितनी भी मेडिसिन लिखी है, महंगी लिखी है, सस्ती लिखी है, कैसी भी मेडिसिन लिखी है, आपको मेडिसिन ज़रूर टाइम पर लेनी है। इस चक्कर में कई बार क्या करते हैं ना, जो ये आईवीएफ के इंजेक्शन्स होते हैं उसमें भी लोग लापरवाही करते हैं कि जैसे पेट में लगने वाले इंजेक्शन्स होते हैं कि एक दिन लगा लिया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन लगा लिया। क्या दिक्कत हो जाएगी ना, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे के। ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा। कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला ना करे कि बच्चे की नाक ना बने, होंठ ना बने, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको इंजेक्शन्स भी स्किप नहीं करने हैं, आपको कोई मेडिसिन स्किप नहीं करनी है। हर तरह से पॉजिटिव रहना है, और
सबसे पहले डिप्रेशन में नहीं जाना है आपको। आपको पॉजिटिव माइंड रहना है। स्ट्रेस बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं करना है। और अगर आपको बीपी है, बीपी का इशू है, तो आप कोशिश ये करें कि भाई काम कम से कम करें। काम ज़िंदगी भर होता रहेगा। और अपने हस्बैंड को भी बताएं कि सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे आराम की ज़रूरत है। आराम करें, थोड़ा बहुत टहलें, अपने आप को मतलब फ़िट एंड फाइन रखें। तो मैंने आपको बताया कि मेडिसिन्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे की ऊपर वाले ना करे धड़कन भी बंद हो सकती है, यहाँ तक इतना ज़्यादा वो है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब मैं इस बार आपको क्या बताऊंगी, मैं आपको भी टॉपिक बता देती हूँ। हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे, कि जब बेबी हो जाता है उसके बाद कैसे कैसे डिप्रेशंस इंसान को आते हैं और कैसे उनसे निकला जाता है, कितने टाइम बाद हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमारी लाइफ चलने लगती है। इस बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।